नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दशकों पहले जब पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने की कोशिशें शुरू की थी तो उस वक्त सबको लग रहा था कि शायद पाकिस्तान हिंदुस्तान को लेकर इतना ज़्यादा नफरत से भरा हुआ है कि वो ये तैयारी हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की मिलिट्री के उस प्लान को देखें जो ये बताती रही कि किस तरह से पाकिस्तान इस्लामिक उम्मा का फोर्टेस है, यानी पाकिस्तान इस्लाम का वो किला है जो बाकी दुनिया में इस्लाम को बचाने की लड़ाई लड़ सकता है। उस वक्त शायद ये बात लोगों को एक मजाक से ज़्यादा या एक सनकीपन से ज़्यादा कुछ नहीं लग रही हो। लेकिन आपने इस लंबे वक्त के दौरान देखा कि पाकिस्तान को किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक जो ओआईसी है उसने किस तरह से इस्लामिक कंट्रीज़ के उस संगठन ने किस तरह से उसको समय समय पर मदद दी, कश्मीर के मुद्दे को उठाने का हर बार उसको मौका दिया और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने कितनी चतुराई और कितनी ताकत के साथ किया, ये सब इतिहास के पन्नों में है। लेकिन आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल पाकिस्तान का वो इस्लामिक बम अब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ को एक ताकत देता हुआ दिख रहा है। लंबे समय से आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लुक, जो ईस्ट नीति थी, जिस तरह से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट देखा, उसी तरह उनकी लुक मिडिल ईस्ट जो पॉलिसी थी उसने भारत के लिए पिछले 10-11 सालों में बहुत ही अप्रत्याशित नतीजे दिए, जो बहुत ही बेहतर नतीजे थे। यहाँ तक कि भारत की जो एक ऊर्जा की ज़रूरतें थी उनको कंट्रोल करने के लिए, उन पर एक कोई आकस्मिक प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए बड़े बड़े स्टोरेज, बड़े बड़े भंडार उन्होंने सऊदी अरब के साथ मदद से बनाए। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब से आए तब से लगा कि सऊदी अरब एक अलग लाइन ले रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान को कई बार झिड़का भी जब वो अपनी मदद के लिए भीख का कटोरा लेकर वहाँ पहुँचा, और लगा कि भारत जो है एक बड़ी चीज़ से बाहर निकल रहा है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का उसके खिलाफ एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है, ख़ासतौर से कश्मीर के मुद्दे को, उससे भारत बाहर आ गया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आने के साथ ही वो जिस तरह से ये दुनिया अब सिर के बल खड़ी दिख रही है, उसमें नए नए संगठन बन रहे हैं, नए नए रास्ते दिख रहे हैं, और आखिर में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक ऐसा समझौता कर लिया जो बहुत दिन पहले तक असंभव माना जा रहा था। यानी एक ऐसा समझौता जो नाटो की तरह, उसकी जो आर्टिकल 5 है उसकी तरह इन दोनों देशों की क्लोजनेस दिखाता है। और ये एक तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि भारत अभी अपने आसपास जो चल रहा है उसमें उलझा हुआ है, अमेरिका के साथ व्यापारिक वार्ताओं में उलझा हुआ है। उधर शहबाज शरीफ, जिसको उसके देश में भी मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं माना जाता, उसने एक ऐसा समझौता एमबीएस के साथ कर लिया, यानी मोहम्मद बिन सलमान के, जो पाकिस्तान के लिए एक संजीवनी साबित होगा। और ये सब के पीछे शहबाज शरीफ सिर्फ एक खिलौना भर है। आसिम मुनीर लगातार इस समझौते के लिए लंबे समय से कार्यरत था और उसने इसके लिए कई बार अनऑफिशियली विजिट कर बातचीत की और आखिरकार उसने वो हासिल कर लिया, जिससे भारत के लिए अभी भले ही भारत सरकार बहुत ब्रेव फ्रंट दिखाए लेकिन बहुत परेशानी खड़ी हो सकती है। हम पहले समझौते पर बात करेंगे, फिर उसके बाद डिटेल से बात करेंगे। और आज कुछ और भी बात करने का मतलब था, जियाड्रेस का एक आर्टिकल आया है जिसमें उसने बताया कि किस तरह से भारत ने फ़िलिस्तीन को खाली छोड़ दिया, यानी फ़िलिस्तीन के लिए नारे लगाने वाले, फ़िलिस्तीन के लिए सड़कों पर छाती पीट के रोने वाले लोगों ने भारत से अब जगह दूरी बना ली। तो ये बात जियाड्रेस के लिए बड़े दर्द की थी, वो उन्होंने लिखा है, उस पर बातचीत करनी थी। लेकिन पहले हम इस पर करते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरबिया म्यूचुअल डिफेंस डील हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रियाद की राजकीय यात्रा के दौरान इस रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर मोहर लगी है। मोहम्मद बिन सलमान और उनके साथ शहबाज के इस पर समझौते पर दस्तखत हुए हैं। अब हम उस समझौते की बात को समझना शुरू करते हैं और फिर आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं कि आखिर इसके मायने क्या हैं। आज जो है इस समझौते में जो सबसे बड़ा है, इसको
स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से जाना गया। किसी भी प्रकार का आक्रमण यानी एग्रेशन जो होगा यदि किसी दूसरे देश के खिलाफ होता है तो ये आक्रमण दोनों देशों के खिलाफ माना जाएगा। इसमें रक्षा सहयोग, सैन्य तालीम मतलब सैन्य जो प्रशिक्षण है वो, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान तथा सामूहिक मुकाबला यानी ज्वाइंट डिटेरेंस को मजबूत करने का उद्देश्य इसका शुरुआती है। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लेते हैं कि आखिर ये समझौता सऊदी अरब के साथ, चूँकि सऊदी अरब ही मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ी ताकत और इस्लामिक दुनिया का वो देश है जहाँ से इस्लाम निकला है, जहाँ से इस्लाम फैलता है और जहाँ के आधार पर ही इस्लाम का जो हज होता है वो वहीं होता है। यानी जो सबसे पवित्र मस्जिदें हैं वो आपको इस्लाम की मक्का मदीना में ही मिलती हैं। तो सऊदी अरब और उसके बीच में अगर हम देखें ये लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी थे, लेकिन 1990 के दशक से सऊदी अरब जो है ये सऊदी अरब बहुत अरसे से पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला की अनौपचारिक गारंटी ले चुका था। यानी उसने पाकिस्तान से 1990 में इस बात का समझौता किया था। आपको याद होगा 1989 दुनिया में बदलाव की एक ऐसा साल है जिसने इस दुनिया को बहुत बदला है। 79, 89 ये 2 सन ऐसे हैं जिसमें आपको दुनिया के अंदर बड़े बड़े बदलाव दिखाई देते हैं अगर हम इन सालों पर गौर करते हैं। तो 1990 में उसके बाद जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एक बड़ी गारंटी दी कि वो अगर उसके खिलाफ कोई परमाणु बम का इस्तेमाल होता है, चूँकि सऊदी इसको नहीं कामयाब हो पाया तो उन्होंने उसको किया। लेकिन ईरान और अमेरिकी सऊदी रिश्तों का जो संतुलन है वो जिस तरह से अब बिगड़ रहा है या जिस तरह से एक नए तरीके से जा रहा है, जिस तरह से अमेरिका ने अब एक नई राजनीति शुरू की है, एक नई स्ट्रेटजी उसने बनाई है, नई कूटनीति तय की है कि अब वो बाकी दूसरे देशों की सुरक्षा का भार अपने फ़ायदे से ज़्यादा नहीं लेगा। तो इसने इजराइल जिस तरह से आप देख रहे हैं गाज़ा पर ये वॉर चल रहा है, गाज़ा में हमें इजराइल के आक्रमण को रोक पाने में अरब देश नाकाम दिख रहे हैं। ये नाकामी उनके अंदर एक डर पैदा कर रही है और पाकिस्तान ने इसी डर को बुनाया। यानी पाकिस्तान का जो इस्लामिक बम था, जिस परमाणु बम को उसने इस्लामिक बम कहा था, जिसके लिए भुट्टो ने कहा था कि हम 1000 साल तक घास फूस खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, वो कारण यही था कि इस्लामिक दुनिया को उनको ये यकीन दिलाना कि ये बम इस्लामिक है और बदले में उनसे सारा कुछ दोह लेना जो पाकिस्तान को ज़रूरत है। अब अगर इस पर हम लोग अटैक ऑन बोथ, अटैक ऑन वन इक्वल टू अटैक ऑन बोथ, ये एक उसका मुख्य बिंदु है। अगर किसी एक देश पर, मैंने बताया म्यूचुअल मिलिट्री सपोर्ट यानी हथियारों की, रक्षा दलों की और खुफिया जानकारी को साझा करेंगे, ज्वाइंट ट्रेनिंग होगी, न्यूक्लियर डायमेंशंस है। पाकिस्तान इस तरह से चूँकि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, इससे उसको मिल जाएगा। एक बात ही, अगर आक्रमण शब्द इन्होंने स्कोप ऑफ एग्रेशन को इन्होंने थोड़ा बड़ा रखा है कि यदि कोई पारंपरिक सैन्य हमला होता है यानी लैंड, एयर, सी, मिसाइल, ड्रोन हमले, आतंकवादी कार्रवाई, यदि बाहरी राज्य प्रायोजित हो, साइबर हमले पर अभी स्पष्टता नहीं है पर इसमें सहयोग की संभावना रखी है। राजनीति को अगर उसमें देखें तो ये सीधे सीधे तौर पर ईरान को संदेश देने की कोशिश जरूर है। आपने देखा होगा कि ईरान वाले मसले पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुखर हो रहा था। तो जैसे भारत बैलेंस करता है सऊदी अरब के साथ, इसी तरह पाकिस्तान सऊदी अरब से बहुत कुछ हासिल करता है। माफ़ कीजिएगा, ईरान इतनी ताकत में नहीं है कि वो पाकिस्तान को इस तरह की कुछ मदद कर सके। तो ये सीधे तौर पर ईरान को संदेश ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका नुकसान भारत को ज़्यादा पड़ेगा। अमेरिका और चीन का जो एक सऊदी अरब पहले से साझेदार है, लेकिन अब ये चीन के साथ बेल्ट एंड रोड और सीपीसी नेटवर्क के भी उस पर होगा। भारत की पाकिस्तान के लिए एक नई सुरक्षा गारंटी हो गई है। यानी जो उसकी आर्थिक ताकत खत्म हो रही थी, भारत ये मान के चल रहा था कि उसकी आर्थिक ताकत खत्म होते ही वो आतंकियों को मदद करना या भारत के खिलाफ जितनी साजिशें उनको रचने पर उसका, अब मुझे लगता है इससे पाकिस्तान को कुछ दिन और सांसें मिल गई हैं। भारत और सऊदी अरब के रिश्तों की जटिलता बन गई है। मैंने आपको कहा कि ये नाटो के साथ अगर हम इसको जोड़ के देखते हैं तो ये जो नाटो आर्टिकल 5 है जो ये कहता है सामुदायिक सुरक्षा, लेकिन नाटो में चूंकि 23 से 28 देश हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 देश हैं और पाकिस्तान
का जो एटॉमिक ताकत है और सऊदी अरब की आर्थिक ताकत है, ये मिलकर एक बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से एक कॉम्बिनेशन बनता है। 1990 में मैंने आपको बताया कि पहली बार परमाणु आश्वासन दिया गया था। 2015 में यमन के साथ युद्ध में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद की बात की थी, लेकिन संसद ने मना कर दिया था, रिश्तों में हल्का तनाव शुरू हुआ। 2023-24 में जब ईरान और सऊदी अरब के बीच में सुलह हुई, जिसमें चीन ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन सऊदी ने सुरक्षा की गारंटी के लिए अपने विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। सऊदी अरब ने अपनी आर्थिक ताकत तो बढ़ाई, लेकिन वो बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी एक सैन्य ताकत नहीं बन पाया, और यही कारण है कि पाकिस्तान ने अपने आप को वहाँ दिया है। अब मैं इसको क्लोज को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत लंबा समझौता है, उसकी पूरी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं आपको इसमें दिखा के कि इससे जो परिदृश्य बदलते हैं, यानी जो सबसे बड़ी समझौते की बात है कि अगर होगा क्या, यानी किसी ईरान या इजराइल जैसी कोई कार्रवाई सऊदी अरब पर मिसाइल या हुई या पाकिस्तानी सीमाओं पर हुआ, तो जो संभावित उन्होंने रखा है उसमें समझौते के क्लास के तहत एकदम कंसल्टेशन शुरू होगी, साझे पेट्रोल, एयर और मिसाइल रक्षा सिस्टमों की तैनाती साझे तौर पर की जा सकती है, और सीमाओं पर केंद्रीकरण, नौसेना में सैन्य युद्धपोत और पेट्रोल, इन सब की स्ट्राइकिंग पालन। अब इसको अगर आप किसी आतंकी घटना के साथ जोड़ते हैं, तो उसमें भी साथ के साथ मैं उसको भी ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि वो है मैंने आपको बताया, पहले कंसल्टेशन होगा, दूसरे चरण में इंटेल साझा होगी, स्थिति का मूल्यांकन किया और क्या डी एस्केलेशन हो सकता है, और फिर तीसरे में वो प्रतिक्रिया यानी काउंटर स्ट्राइक, डिफेंसिव, डिप्लोमेटिक, लीगल, तमाम स्टेप्स पर बात होगी। ये सबसे बड़ा है। अगर हम भारत पर देखें, भारत ने एक तात्कालिक राजनीतिक प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा भारत ने समझौते की इम्प्लीकेशंस का अध्ययन करने की बात कही है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सतर्क रहेगा। ये एक आधिकारिक रुख है। सऊदी अरब से ये द्विपक्षीय संबंध में लोग अनऑफिशियली अगर बात करें, तो ये कहा जा रहा है कि ये स्पष्ट करने के लिए होगा कि ये समझौता भारत और सऊदी रिश्तों को कैसे प्रभावित करेगा। इंटेल शेयरिंग भारत बढ़ाना चाहेगा जल्दी, यूएस या जो दूसरे लोग हैं उनके साथ भारत अपनी इंटेल शेयरिंग ज़्यादा करेगा, हाई रेडीनेस रहेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकत है। अगर भारत को उसकी ऊर्जा ज़रूरतें, आपको मालूम है 93-94% से ज़्यादा भारत को अपनी जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो उसी पेट्रोल से पैदा करनी है, और भारत ने इस बात को पहले से किया हुआ है कि इस पूरे समझौते में अगर आप गौर करेंगे, जो पहले 80 से 90% अपनी ऊर्जा ज़रूरतें हम वहाँ से पूरा किया करते थे, अब वो या भारत ने उसको 33-34% तक ला दिया है। अगर हम देखें कि इस्लामिक देशों में, अब मैं वापस उस खबर पर आता हूं जो मेरे जहन में शुरू से थी कि आखिर पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों में अपना इस्लामिक बम बेच ही दिया है। पाकिस्तान को इस्लामिक दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण वो माना गया, चाहे उसने अपनी शुरुआत ही ऐसे की, क्योंकि आपको मालूम है असीम मुनीर का वो जो दांव था, एक एक चीज़ दरअसल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक एक शब्दों के मायने होते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि शायद पाकिस्तानी अपने बोलते वक्त अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन असीम मुनीर ने ये कहा था कि दुनिया में 2 ही रियासतें बनी हैं, जो एक रियासत तैयबा और रियासत जो पाकिस्तान बनी है, जो उस पर बनी, यानी 2 रियासतों में पाकिस्तान ने खुद को और सऊदी अरब को जोड़ा था। ये वो इमोशनल कार्ड है जो आपने हिंदुस्तान में बहुत बार देखा होगा। पाकिस्तान को अगर हम लोग देखें, पाकिस्तान की सेना अगर इस्लामिक देशों में है तो वो एक अलग ही ताकत की सेना है। मैं आपको इसके अलावा पाकिस्तान ने क्या किया था, दरअसल पाकिस्तान की हमेशा से जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। यहाँ तक कि ब्लैक सितंबर अगर आप देखेंगे, दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों की शुरुआत वाला ब्लैक सितंबर में भी पाकिस्तान का एक रोल था। उस वक्त जो 1967 से 69 के दौरान जो फिलिस्तीनियों के लिए पूरा जॉर्डन खोल दिया गया था वहाँ के, और लेकिन उन्होंने क्या किया, स्टेट विद इन स्टेट खड़ी कर दी, यानी फिलिस्तीनियों ने ये तय करना शुरू कर दिया जॉर्डन में क्या होगा क्या नहीं होगा। और 6 दिसंबर के उसमें, और उसके बाद उन्होंने एक हवाई जहाज़ का अपहरण किया, डॉसन फील्ड हाईजैकिंग इसको कहा जाता है, और राजा हुसैन जो वहाँ शाह हुसैन थे, उसने 16 से 27 सितंबर को
सक्षम सशस्त्र कार्रवाई कराई। आपको मालूम होगा इसके लिए कौन था उस वक्त वहाँ, मोहम्मद जिया उल हक उस समय जॉर्डन में पाकिस्तानी ट्रेनिंग मिशन का हेड था, और ये कहा जाता है उसको बूचर ऑफ वो भी कहा जाता है फिलिस्तीनियों का। उस वक्त अलग अलग आंकड़े आते हैं, 3,500 से 10 से 25,000 के बीच में अलग अलग लोग उस कत्ल की, मतलब इतना बड़े लोगों के मरने की बात कहते हैं। तो पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में उसका पहले से बहुत वो रहा है, और अगर हम देखें तो परमाणु सिर्फ भारत पाकिस्तान के पास ही है, यही उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक खासियत और सबसे बड़ी ज़रूरत है। सऊदी, तुर्की और इजिप्ट, इंडोनेशिया, ये लोग परमाणु उसके नहीं हकदार हैं, इनके पास परमाणु नहीं है, लेकिन एक बहुत ताकतवर सेना ज़रूर है जो अकेले तौर पर इसराइल का मुकाबला नहीं करती है और इसराइल से उनको परमाणु ताकत के तौर पर अलग करती। तुर्की नाटो का मेंबर है, लेकिन नाटो में उसको परमाणु छतरी जरूर है, वहां परमाणु हथियार जरूर हैं, लेकिन वो टर्की के नहीं है। पाकिस्तान इसके उलट अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा स्मगलर था। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उन लोगों ने हथियार बेचकर और परमाणु टेक्नोलॉजी लीबिया को, इराक को, सऊदी को और यहाँ तक कि ईरान को अलग अलग समय पर बेचने की कोशिश की थी। तो ये एक बहुत बड़ी वो है। अब अगर हम इसमें देखें, पाकिस्तान अकेला देश है जिसको इतनी ज़्यादा लड़ाइयों का अनुभव है। हिंदुस्तान के साथ वो कश्मीर में लड़ते हैं, इसके अलावा वो रेगिस्तान में लड़े, तो उनके पास एक वो है। ज़्यादातर सऊदी अरब के पास आप देखेंगे दुनिया के सबसे महंगे, सबसे सोफिस्टिकेटेड हथियार वो खरीदता है क्योंकि उसके पास पैसा है, लेकिन उसकी लड़ाई का अनुभव उसको हमेशा खट्टा मिलता है, वो बहुत कोई ताकत नहीं जीत पाया। अगर हम ये देखें, फिर वापस जाते हैं कि आखिर मैं इस पर और ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ ओआईसी पर जाना चाहता हूं कि जिसने पाकिस्तान को ये ताकत दी है। दरअसल 21 अगस्त 1969 को जो यरूशलेम यानी अल अक्सा मस्जिद में एक आग लगने की घटना हुई, उसके बाद ही मुस्लिम दुनिया में ये उस समय और ज़्यादा कुछ भी पूरी दुनिया में कहीं होता था तो तमाम देशों के मुस्लिम देश इकट्ठा होते थे। उन्होंने एक मंच बनाने की मांग की और पहला इस्लामिक सम्मेलन हुआ जो सितंबर 1969 रबात में हुआ। इसमें 25 मुस्लिम देशों ने हिस्सा लिया था और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति कहिए, सीईओ कहिए, जो भी कहिए, वो याहिया खान ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और सुनिश्चित किया था कि मुस्लिम उम्मा का स्थायी संगठन बने। उसका सपना यही था पाकिस्तान का कि वो मुस्लिम उम्मा का एक अकेला सरदार बन सके। पाकिस्तान ने उस समय पैलेस्टाइन इशू और कश्मीर इशू को एक साथ बनाकर सामने पेश किया था और आखिरकार 1972 में जेद्दा यानी सऊदी अरब में स्थायी सचिवालय बनाया गया, संगठन को संस्थागत रूप दिया गया। पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर रहा। अगर हम देखें पाकिस्तान को, फिर उसके बाद जो दूसरा था जिसको सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है, वो इस्लामिक सम्मेलन लाहौर में हुआ, जिसमें ये पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर एक पूरी कम्युनिटी, और इसी के दौरान भारत उस समय तक, आप याद कीजिए, भारत ने उस समय ये परमाणु बम का विस्फोट उसी समय किया था, यानी बुद्ध तभी मुस्कुराए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने इस्लामिक दुनिया से एटॉमिक बम के नाम पर पूरा पैसा लेना शुरू किया और यहीं से जो ये 1974 का अधिवेशन था लाहौर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट का, इसी में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता दिलाने का काम शुरू किया था और इसी पर पहली बार इस मंच पे कश्मीर का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान ने अपनी उम्मा की मदद के नाम से और इस पर एक कश्मीर को सामने लाया। 1997 में दोबारा इस्लामाबाद में हुआ, 9वां था। इसके बाद फिर 2022 में हुआ अफगानिस्तान संकट पे। इसे तालिबान का 2022 में वैधता दिलाने के लिए पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। ये अलग बात है कि पाकिस्तान को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और 48वीं ओआईसी काउंसिल फॉर फॉरेन मिनिस्टर्स को CFM की बैठक जो है 2022 मार्च में हुई। कश्मीर अफगानिस्तान मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन मिला। ये जो है ओआईसी का एक बड़ा एजेंडा था। अब ऐसे में अगर हम देखें तो तेल रियायतें 1970 से 1980 में पाकिस्तान को सऊदी अरब और खाड़ी देशों से कंसेशनल ऑयल सप्लाई इसलिए मिली ताकि वो परमाणु बम बना सके। ये एक जो उम्मा की सामूहिक ताकत थी। और 1998 में जब परमाणु परीक्षण के बाद पश्चिम देशों ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर प्रतिबंध लगाए थे, तब ओआईसी ने खास तौर से सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तान को तेल क्रेडिट की सुविधा दी थी। लेबर एक्सपोर्ट किया जाता है तो आप जानते हैं लाखों पाकिस्तानी हैं, उनकी रेमिटेंस पाकिस्तान की 60% रेमिटेंस जो है गल्फ से आती है। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट से एक फैसला है। अब हमको सिर्फ भारत सरकार को ये देखना होगा कि वो आखिर
इससे निपटती कैसे है। एक दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ़िलिस्तीन को लेकर किस तरह से इस हिंदुस्तान के आजकल लिबरल, वामपंथ और तमाम लोग रो रहे हैं, पाकिस्तान भारत की सरकार को कोस रहे हैं और भारत के लोगों को भी गाली देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि फ़िलिस्तीन को जो एक अबाध समर्थन इस देश से मिलता रहा वो आजकल मिल क्यों नहीं रहा है, और भारत क्यों फ़िलिस्तीन के नाम पर हमेशा से जो नुकसान उठाता रहा है वो क्यों नहीं उठा रहा है। ये अलग बात है कि भारत ने बहुत ज़्यादा अंतर अपने उसमें नहीं किया, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि वो लगातार ये जिहादी माइंडसेट जो है वो लगातार प्रेशर बनाता है, जो उसकी जेब में चला गया वो तो उसका है, आगे की वो बात करता है। तो इस पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।